दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। अमीर लड़की से शादी का अंतिम भाग, पहला भाग। आपने यदि नहीं सुना है जल्दी जल्दी सुन लीजिए। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सामना करना पड़ जाए तो वे अपनी अकर्मण्यता या मेहनत से जी चुराने की आदत के कारण असफल सिद्ध होते हैं। अतः जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितने कि संस्कार जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। पैसा ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध को राजसी ठाट बाट छोड़कर वन गमन नहीं करना पड़ता। महात्मा गांधी को पैसे ने नहीं बनना, उनके आदर्श ने मूल्यों ने विश्व प्रसिद्ध बनाया। मैं आपके समान दार्शनिक नहीं हूँ, एक सामान्य नारी हूँ। आपका जीवन दर्शन समझ पाने में असमर्थ हूँ। आज के भौतिकतावादी युग में पैसा ही सब कुछ है, बस इतना ही जानती हूँ मैं। बिनी, तुम्हें कैसे समझाऊँ? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी की अपनी इज्जत होती है और यदि वह नीलाम हो गई तो वह कहीं का नहीं रहता। काश तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। वह स्वयं बुदबुदा उठा और सदा की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी नन्ही रिनी ने आकर अपने नन्हे हाथों से उसका सिर उठाया तथा अपनी बाल सुलभ तोतली आवाज में बोली, डैडी, हमें आइसक्रीम खाना है, प्लीज चलिए ना। चलो बेटी, हम अभी आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। कहते हुए उसने रिनी को सीने से लगा लिया तथा उसको स्वर में बोला, मेरे जीवन की एकमात्र खुशी तो तू ही है मेरी प्यारी बच्ची। मेरे जीने का सहारा भी तू ही है। यदि तू न होती तो शायद मैं जी ही नहीं पाता। संतोष असंतोष सुख दुख के बीच जीवन के 12 बसंत बीत गए। एक दिन विमल थका हारा आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बिनी, एक कप चाय देना। बिनी चाय लेकर उसके पास गई तथा एक कप उसे पकड़ाते हुए वहीं पास में बैठते हुए बोली, क्या हुआ? बहुत थके लग रहे हो। हाँ, आज मंत्री आए थे, इनको भी कोई काम नहीं रहता। जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। विनीता ने मुंह बिछाकर कहा। अभी वे बात कर ही रहे थे कि रिनी ने घर में घुसते हुए प्रसन्नता से कहा, मम्मा, पापा, देखिए, मुझे कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। विषय था आज की नारी पुरुष के समान सक्षम है। मैंने पक्ष में अपने विचार रखे। मेरे तर्कों से सब इतने प्रभावित हुए, इतनी तालियां बजी कि कुछ पूछिए मत। अगर आप भी होते तो देखकर बहुत ही खुश होते। वेरी गुड बेटा, दिखाओ तो मिला क्या है? विमल ने रिनी की खुशी में अपना स्वर मिलाते हुए कहा, सब काल्पनिक बातें हैं। यदि यथार्थ से सामना हो, पता चले कि आज की नारी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा विवश एवं परतंत्र होती जा रही है। पिता पुत्री को ऐसे खुश देखकर विनीता ने कहा, डैडी, क्या हो गया है मामा को? रिनी ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, वह तो सदा से असंतोषी रही है। मैं ही पागल हूँ, तभी किसी को समझ नहीं पाती। कहते हुए विनीता ने कहा। समय के साथ बिनी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तथा कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। विनीता को उसका पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि वह सिविल सर्विस जैसे सम्मानजनक पेशे को अपनाए, जबकि रिनी पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी। विनीता की इच्छानुसार रिनी ने सिविल सर्विस की तैयारी प्रारंभ कर दी थी।
अब विनीता को विवाह की चिंता सताने लगी थी। कुछ जगह बात भी चलाई। एक ऐसे ही दिन जब लड़के वालों से बात कर विमल लौटा तो विनीता ने उसके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी? बात क्या बनेगी? जहाँ भी जाओ यही पूछते ही कितना लगा सकोगे? 20-25 लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता। मैं तुमसे इसीलिए कहती रहती थी, आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी नहीं कर पाई और घर में बैठकर कोई काम तुमने करने नहीं दिया, क्योंकि उससे तुम्हारे अहम आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। मैंने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बेटी को भी हम क्या ऐसे ही तिल तिल कर मरते देखेंगे? क्या उसकी झोली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं डाल पाएंगे? कहे जाओ विनी, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी आत्मा को तो नहीं कुचल सकता। एक सच्चे और ईमानदार आदमी का अगर यही हश्र होता है तो होने दो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। पर मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना, हमारी रिनी के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। मैं बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से स्वप्न देखना पसंद करती हूँ। वैसे भी अगर स्वप्न देखने से ही अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता। खैर छोड़ो, तुमने उनसे कहा नहीं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है? सब कहकर देख लिया। कोई कह देता है कि हमें इस वर्ष विवाह ही नहीं करना है। कोई साफ कह देता है, अरे भाई कानून तो कितने ही बनते रहते हैं और फिर किसी को पता ही क्या चलेगा। रस्म पर तो हम 1001 ही लेंगे। बोलो अब तुम्हारा आदर्शवाद कहाँ गया? यदि विवाह करना है तो देना ही पड़ेगा, सामने से नहीं तो पीछे से ही सही। तब तुम्हारी आत्मा नहीं कचड़ेगी। सिद्धांत, आदर्श, उसूल सब किताबी बातें हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यवहारिक बनना ही पड़ता है। बदलते जीवन मूल्यों के साथ स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ता है। जीवन के आदर्श प्रत्येक काल और परिस्थिति में समान रहे हैं और रहेंगे। वे समय के साथ बदला नहीं करते। काश प्रारंभ से ही तुम मुझे समझने का प्रयत्न करती। ब्रह्म आडंबर युक्त जीवन जीने की अपेक्षा सदा सरल जीवन व्यतीत करते हुए कुछ बचत करती तो शायद आज हम इतनी बिकट स्थिति में नहीं होते। मुझे तो तुम सदा लाखित करते आए हो, परंतु अब एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई हल नहीं निकलेगा। खुद तो करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में रिनी क्लियर हो गई थी। मेंस का रिजल्ट आना बाकी था। उसके विवाह की चिंता अभी भी जस की तस थी। बस एक आस बाकी थी कि यदि वह सिविल सर्विस में आ गई तो अच्छा घर बर मिल जाएगा तथा दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। परेशानी तो तब होती जब अड़ोसी पड़ोसी ताने रिश्तेदार कहते, कब कर रही हो बिटिया का विवाह? अरे भाई, विवाह अगर समय पर न हो तो अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। और वह हर एक से तो कह नहीं सकती थी कि बात दहेज पर आकर रुक जाती है। कल विनीता के भैया भाभी आए थे। उनके रिनी के विवाह के बारे में पूछने पर उसने कह दिया, भैया रुपयों पैसों पर आकर बात रुक जाती है। जितना चाहे हमसे ले ले, बाद में लौटा देना। उनके जाते ही विमल फट पड़े थे तथा उससे भी रहा नहीं गया। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
रिनी ने आकर ही दोनों को यह कहकर चुप कराया, प्लीज़ मेरे लिए आप लोग झगड़ा न करें। मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मेरी मंजिल विवाह नहीं, मेरा कैरियर है। दूसरे दिन यह घटना, सच सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। शायद वह सीमा समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के विमल ऐसा कदम कभी न उठाते। अपने इन्हीं सिद्धांतों के चलते उन्हें अपनी नौकरी में भी क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी। उनके मित्र तो अक्सर कह देते थे, यार तुम गलत प्रोफेशन में आ गए हो। तुम्हें तो अपने पिताश्री की तरह ही कहीं किसी विद्यालय में शिक्षक ही होना चाहिए था। तब वह मुस्कुराकर कहते, मित्र कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं सीमित रखें तथा अपने निजी स्वार्थ के चलते समझौता न करें। यह सच है कि सच्चाई और ईमानदारी आज के युग में गौण हो गई है, पर यह सोचना कि समाप्त हो गई है और ठीक नहीं है। ये सब सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चलना न जा सके। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत अंततः सच्चाई की ही होती है। इतना अटल निश्चय वाला व्यक्ति भी आज हार कर ऐसा निर्णय ले बैठा। किसी ने सच कहा भी है कि इंसान पूरी दुनिया से लोहा ले सकता है पर अपनों से हार जाता है। आज अपनों के कारण ही विमल को यह दिन देखना पड़ा, वरना उसकी ईमानदारी के चर्चे तो उसके पहुंचने से पहले ही दूसरे शहर में पहुंच जाया करते थे। उसको वह दिन याद आया जब उनका स्थानांतरण बरेली से इटावा हुआ था। वे कार से जा रहे थे, एक जगह नाश्ता करने रुके। तभी एक आदमी आया तथा विमल के पास आकर बोला, अगर मैं भूल नहीं कह रहा हूँ तो आप विमल वर्मा हैं? यस, विमल ने आश्चर्ययुक्त स्वर में कहा। सर, हम आपस में कभी मिले तो नहीं हैं, पर आपके चर्चे जरूर सुने हैं। आप जैसा ईमानदार ऑफिसर आज के युग में बिरले ही होते हैं। हम आपकी ईमानदारी के कायल हैं और हमें बेहद खुशी है कि आप जैसा ऑफिसर हमारे शहर में आ रहा है। वह एक बिजनेसमैन था। वह इटावा का ही था तथा बिजनेस ट्रिप पर निकला था। विमल ने नम्रता से उसका शुक्रिया अदा किया था। चलते समय विमल बिल अदा करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख वह नम्रता से बोला, सर इस बार मुझे पेमेंट करने दीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद तो आप हम लोगों से हमसे कुछ लेंगे ही नहीं। उनके इस इशरार पर विमल ने उनसे क्षमा मांगते हुए स्वयं ही बिल चुकाया था। वह व्यक्ति भी कुछ नहीं कह पाया था। उस क्षण विमल उसे अन्य से अलग लगे थे। उस दिन के बाद तो रिनी के लिए उसके पापा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। यहाँ तक कि जब भी उनकी तकरार होती वह उसे समझाती हुई अपने पापा के पक्ष में ही खड़ी नजर आती। और आज ऐसे व्यक्ति का ऐसा हश्र विनीता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी तथा मन ही मन कह रही थी कि मुझे क्षमा कर दो विमल, बस एक मौका और दे दो, इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगी। रिनी जो डॉक्टर से मिलने गई थी ने माँ को ऐसे रोते देखा तो बोली, मम्मा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा टल गया है। डैड के पास मैं बैठती हूँ, आप घर जाकर आराम करो। आराम? जब तक तेरे डैडी ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जिद न करो मम्मा, आलोक तुम्हें
घर छोड़ देगा। वह आलोक के साथ घर लौट आई थी। आलोक रिनी का मित्र है। दोनों ने एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तथा रिनी और आलोक एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। और रिनी जहाँ सिविल सेवा की तैयारी कर रही है वहीं वह पीएचडी कर रहा है। विनी को अचानक ही वह बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा। पिछले 2 दिनों से वह सहाय की तरह उनकी देखभाल कर रहा है। इतना कोई मित्र तो नहीं कर सकता। कहीं मित्रता के अतिरिक्त दोनों में कोई और संबंध तो नहीं है। वह रिनी से बातें करेगी। अगर दोनों विवाह करना चाहेंगे तो वह कर देगी। सामने हीरा है और उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। जीवन साथी अगर सच्चा मित्र हो तो जीवन सुखमय बन सकता है। सोचकर विनीता को एक आशा की किरण दिखाई थी। तभी उसके दिल में ने टोका, प्रेम विवाह तो तुमने भी किया था, पर तुम्हारा विवाह तो यथार्थ की कठोर सच्चाई से टकरा कर चूर चूर होता रहा, जहाँ यहाँ तक कि बिखरने की कंगार पर पहुँच चुका है। अंततः उसने रिनी से बात करने का विचार त्याग दिया। हफ्ते भर बाद विमल घर आए और उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। इसके बावजूद घर में अव्यक्त तनाव मौजूद था। जहां रिनी अपने डैडी के मानसिक तनाव के लिए अपनी मम्मा को दोषी ठहरा रही थी, वहीं विनीता सोच रही थी कि क्या उसी के कारण विमल को यह कदम उठाना पड़ा या वास्तव में वह सामाजिक कुरीतियों के कारण हार गया था। अगर वह सचमुच हार गया था तो उसे दोष क्यों दिया? क्या स्त्री की नियति ही अपमान रहने के लिए है? दोनों के बीच आए दरार को पाट पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। तभी रिनी का मोनस का रिजल्ट आ गया था और एक बार लगा कि घर भर में खुशियां छा गई है। चारों ओर से बधाई संदेश आने प्रारंभ हो गए। विनीता को लगा कि अब सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। रिनी के चेहरे पर कोई खुशी न पाकर विनीता से रहा न गया। कारण पूछने पर वह बोली, मम्मा, मैं सिविल सेवा में जाकर पापा की तरह खाना बदोशों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। वैसे भी आजकल इस नौकरी में पहले जैसी गरिमा कहाँ। इस सर्विस में आजकल सभी भ्रष्ट एवं चापलूस हैं, तो जो थोड़े बहुत पापा की तरह ईमानदार है उनको उनके अपने ही नहीं समझ पाते तो दूसरा कैसे समझेगा। बार बार स्थानांतरण, झूठे आरोप। मैं अपनी कॉलेज की नौकरी से ही खुश हूँ तथा यही करना चाहूँगी। कम से कम यहाँ छल कपट से दूर रहते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभा तो पाऊँगी। आपके कहने पर मैंने सिविल सेवा के लिए परीक्षा तो दे दी थी तथा सफल होकर अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। अचानक जैसे उस पर गाज गिर गई। बाप तो बाप, बेटी भी उसकी कामनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आखिर क्या कमी रह गई उसकी परवरिश में, जो रिनी के अपने निर्णय का जिम्मेदार भी जाने अनजाने में उसे ही करार दिया। उसका निर्णय सुनकर एक बार विमल भी चौंके थे, पर पुत्री की इच्छाओं का आदर करते हुए उन्होंने उसके निर्णय को तहे दिल से स्वीकार कर लिया था। थक हार कर विनीता ने रिनी के मित्र आलोक से बातें की। आंटी, मैंने भी रिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानती ही नहीं है। क्या तुम रिनी से प्यार करते हो? क्या उससे विवाह करोगे? अचानक वह बोली, आंटी मैं? हाँ तुम, पर मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैं यह भी नहीं जानता कि रिनी भी मुझे इस नज़र से देखती है या नहीं। तो अब सोचो, मुझे लगता है वह तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी। विनीता के प्रस्ताव पर आलोक असमंजस में पड़ गया।
रिनी उसे अच्छी तो लगती थी, पर वह पहले इसलिए नहीं करना चाहता था कि कहीं रिनी को उसका इस तरह का प्रस्ताव पसंद आए या न आए। वैसे जब से रिनी ने सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ की थी, तब से उसने दूरी बढ़ा ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी मंजिल अलग अलग है। वैसे भी रिनी की मम्मी को उसका आना और उससे मिलना पसंद नहीं था। वह तो उसके लिए सदा से डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सेवा वाला वर ढूंढ रही थी। आज उनके स्वयं के प्रस्ताव पर वह मना नहीं कर पाया। वैसे भी अगर रिनी सिविल सेवा में जाने की इच्छुक होती तो शायद वह मना भी कर देता, पर अब तो वह यही इसी कॉलेज में रहकर अपना कैरियर बनाना चाहती है, तब उसे क्या आपत्ति हो सकती है। बिन्नी ने रिनी से बात की तो पहले तो वह चौकी पर उसके चेहरे की लालिमा उसके दिल का हाल कह गई। बिन्नी की मौन स्वीकृति पाकर विमल से बात की। विमल को तो आलोक पहले से ही अच्छा लगता था। वह उसके सहज सौम्य व्यवहार का कायल था। इससे भी बढ़कर था उसका व्यक्तित्व। वह कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मानव मनोविज्ञान के रिसर्च कर रहा था। वह पढ़ाने के साथ साथ मनोचिकित्सक बनकर समाज सेवा भी करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि आज का व्यक्ति रुपये, पैसा, मान और शोहरत के बावजूद मनोरोगों से घिर रहा है। शायद वह कुछ के जीवन को नई रोशनी से भर सके। फिर भी उसने विनीता से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अध्यापक दामाद तुम्हारी बेटी को वह खुश न दे पाए जिसकी तुमने कल्पना की है। कहीं तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं अपने आकांक्षाओं के असीमित आकाश के कारण पहले भी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। अब समझ गई हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाओं का आकाश होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उसे अपने जीवन मूल्यों से समझौता करना पड़े। अब मैं व्यर्थ के दिखावों में न पड़कर सहजता से जीना चाहती हूँ। आलोक एक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमारी रिनी को भी पसंद है। आलोक और रिनी की स्वीकृति प्राप्त कर विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यद्यपि उसके इस निर्णय का उसके भैया भाभी ने विरोध किया था। उन्हें लगा था कि दहेज न दे पाने के कारण अंततः हम सब इस विवाह के लिए राजी हो गए हैं, पर उसने यह कहते हुए उन्हें चुप कर दिया, भैया प्लीज़ आप अन्यथा न ले। और आलोक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। कम से कम जिंदगी में स्थायित्व तो रहेगा। चाहकर भी वह यह नहीं कह पाई थी कि आलोक रिनी की पसंद है, वरना वह सदा की भांति कहते कि तुम्हारी पसंद भी तो विमल था, पर तुम तो खुश नहीं रह पाई, और वह सदा की तरह सिर झुका लेती। आज उसे लगा रहा था कि विवाह का सफल होना न होना तो दोनों साथियों की आपसी समझदारी और एडजस्टमेंट पर निर्भर है। माना विमल सरकारी नौकरी में न होकर एक सफल बिजनेसमैन होता, तब क्या कोई समस्या ही नहीं होती। उसे अगर समस्या ढूंढनी होती तो वहाँ भी किसी दूसरी समस्या से त्रस्त परेशान रहती। क्या उसकी मम्मी को पापा से या भाभी को भैया से कोई शिकायत नहीं थी। समस्या हर जगह है। हर व्यक्ति समस्याओं त्रस्त है। समस्या का निदान ढूंढकर आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। कुछ ही दिनों में घर में शहनाई बज उठी। हल्के गुलाबी लहंगे में रिनी का दमदमाता रूप आलोक के सानिध्य में खिल उठा था। विवाह के समारोह के बीच उन्हें हंसते खिलखिलाते देख विनीता
सोच रही थी कि शायद यही उसके जीवन का पहला सही निर्णय है। उसे विमल के शब्द बार बार याद आ रहे थे। सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। देखना, हमारी रिनी के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। हर अंधेरे पग के बाद उजाला पख आता ही है। अब इस उजाले पक्ष की उज्ज्वलता को अपने दामन में संजोकर रखेगी, तभी शायद अपने प्यार को सही अर्थ में पाकर सुकून के साथ जीवन के बाकी पल जी पाए। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।